हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो ये हमारी क्लास 25 है प्राचीन भारत की। और आज हम इस क्लास में हमारा नया टॉपिक जो महाजनपद है उसको करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमारा उत्तर वेदित सभ्यता को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम इसमें हमारा नया टॉपिक महाजनपद को शुरू करेंगे। जिस प्रकार से हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था कि लोग एक कबीले में रहते थे, कबीले से वो आपके जन में रहने लगे, मतलब बहुत सारे कबीलों को जोड़कर एक जन बना और जन को जोड़कर जनपद बना और बहुत सारे जनपद को जोड़कर आपका महाजनपद बना था। हमारे जो इतिहास में आपके टोटल 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इनकी जो जानकारी मिलती है महाजनपद की, वो मिलती है आपकी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ से। तो बौद्ध ग्रंथ का आपका अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है जो ग्रंथ, उससे आपकी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथ जो है आपका भगवती सूत्र ग्रंथ, इससे आपकी 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। और पाणिनि ऋषि थे, उनके द्वारा जो अष्टाध्यायी बुक लिखी गई है, जिसे व्याकरण की प्रथम बुक भी कहा जाता है व्याकरण पर, और अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। दोबारा से देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर नाई से मिला है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिला है। परंतु पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी बुक लिखी गई थी, जिसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। उसके बाद आता है कि जब आपके जन से जनपद और महाजनपद, ये महाजनपद आपके कैसे विकसित हुए, तो इनका जो मेन कारण था उदय होने का, वो था आपका कृषि प्रसार व्यापार। मतलब ये आपके कृषि से इन्होंने स्थायी जीवन अपना शुरू कर दिया था उत्तर वैदिक सभ्यता में ही, और वो एक स्थान पर रुक के आपका कृषि किया करते थे। और कृषि से जो फसलें होती थी और जो पशुपालन भी करते थे, उनका वो व्यापार किया करते थे और अपने राज्य को समृद्ध बनाते थे। उसके बाद आपकी नगरीय सभ्यता का विकास होने लगा था। मतलब जो लोग थे वो आपकी ग्रामीण सभ्यता को छोड़कर, मतलब ग्रामीण से वो धीरे धीरे नगरीय सभ्यता में रहने लगे थे। उसके बाद आता है कि लोहे का प्रयोग। जैसा हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो लोहे के उल्लेख मिले थे, लोहे धातु का प्रयोग होने का जो उल्लेख मिला था, वो आपका अथर्ववेद में मिला था। मतलब लोहे का प्रयोग आपका उत्तर वैदिक सभ्यता में शुरू हो गया था, जो आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में है। तो धीरे धीरे लोहे का प्रयोग और ज्यादा होने लगा था, लोहे के ही औजार आपके बनाए जाते थे। उसके बाद आता है कि बौद्ध ग्रंथ, जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण में जो महापरिनिर्वाण ग्रंथ है आपका, इसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। या महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ऊपर आपका कौन सा ग्रंथ है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में 6 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और वो 6 महाजनपद हैं आपके चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौसंबी और श्रावस्ती। 6 जनपद मिले हैं आपके महापरिनिर्वाण में, और महापरिनिर्वाण में उल्लेख मिलता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु का। और ये 6 जनपद हैं आपके चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौसंबी और श्रावस्ती। उसके बाद आता है कि जो हमारे 16 टोटल महाजनपद हैं, 16 जो हमारे महाजनपद हैं जिनका उल्लेख आपका बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिला है, वो 16 महाजनपद हैं आपके कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, सूरसेन, चेदी। ये जो हमारे 8 हैं,
ये जो हमारे 8 महाजनपद हैं, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, सूरसेन, चेंदी, ये 8 आपके जो महाजनपद हैं ये हैं आपके उत्तर प्रदेश में, ये हैं आपके उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है हमारा 9वां अंग मगध, वज्जी, मृत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इस प्रकार से ये हमारे 16 महाजनपद हैं। जो आपका ये महाकंबोज जनपद है, ये आपका कंबोज जनपद है, इसमें कौटिल्य जो आपके चाणक्य हैं, जो आपके कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा है। मतलब कंबोज महाजनपद को कौटिल्य ने वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ भी कहा है। इसे ये क्यों कहा गया है कौटिल्य के चाणक्य के द्वारा? तो ये कहा गया है क्योंकि कंबोज में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्र द्वारा जीविका करी जाती थी। मतलब वो आपका जो जीवन जीते थे, जो अपना निर्वाह करते थे, वो आपका कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, शस्त्रों द्वारा अपना जीवन जिया करते थे। और कंबोज में ही श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज जो महाजनपद था वो आपका श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इसी वजह से कौटिल्य ने कंबोज को वर्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा था। अब हम अपने जो हमारे 16 महाजनपद हैं उन्हें एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आप हमारा आता है वो है आपका कंबोज, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि कैसे कौटिल्य ने कंबोज को वर्ता शास्त्रोपजीवी कहा था। उसके बाद आता है कि कंबोज जो महाजनपद था वो आपके कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था, या कौन कौन से क्षेत्र में कंबोज के लोग रहा करते थे। तो वो थे आपके दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर में, राजौर व हजारा जिले में, जो आपका पाकिस्तान में है। मतलब कश्मीर अफगानिस्तान के आसपास और राजौर हजरा पाकिस्तान में रहा करते थे आपके कंबोज के लोग, या कंबोज उस क्षेत्र में फैला हुआ था। कंबोज की जो राजधानी थी, कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी राजपुर और हाटक। राजपुर और हाटक आपकी राजधानियां थी कंबोज महाजनपद की। उसके बाद आता है हमारा दूसरा महाजनपद, और दूसरा महाजनपद है आपका गांधार। दूसरा है हमारा गांधार महाजनपद। और गांधार महाजनपद का जो क्षेत्र था, ये मतलब आपके कितने क्षेत्र में ये गांधार महाजनपद फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था आपका पेशावर, रावलपिंडी, आपके पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस क्षेत्र में आपका ये फैला हुआ था। उसके बाद आता है कि गांधार की जो राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला और पुष्कलावती। पुष्कलावती और तक्षशिला इसकी राजधानियां हुआ करती थी। तक्षशिला जो शहर था, तक्षशिला का नाम रखा गया था भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना करी थी। और पुष्कलावती का जो आधुनिक नाम है वो है आपका चार सिद्धा। उसके बाद आता है कि गांधार महाजनपद का एक प्रतापी राजा था, जो था आपका पुष्कर सारीन। पुष्कर सारीन जो शासक था वो आपका गांधार महाजनपद से संबंधित था, और गांधार महाजनपद का वो एक प्रतापी राजा था। पुष्कर सारीन ने ही अवंती शासक चंड प्रद्योत को हराया था। अवंती का जो शासक था चंद प्रद्योत, उसको हराया था आपका पुष्कर सारीन ने। और पुष्कर सारीन ने ही मित्रता के लिए, पुष्कर सारीन ने ही मित्रता के लिए बिंबिसार के दरबार में एक दूत भेजा था। उसके बाद आता है हमारा तीसरा महाजनपद, जो है आपका कुरु। जब हमने अपने उत्तर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपके कबीले थे, आपका भरत कबीला और पुरु कबीला। भरत कबीला और पुरु कबीले को आपस में मिलाकर
एक महाजनपद बनाया गया था जो था आपका कुरु। और कुरु महाजनपद जो आपका क्षेत्र में फैला हुआ था वो था आपका मेरठ, दिल्ली और थानेसर। मतलब यूपी का एरिया, दिल्ली और हरियाणा का थानेसर, इन क्षेत्रों में आपका कुरु महाजनपद फैला हुआ था, जो आगे चलकर आपका महाभारत में जो पांडव और कौरव थे वो आपके इसी से ही संबंधित है। उसके बाद कुरु की जो राजधानी थी वो थी आपकी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ, परंतु महाभारत काल में जो राजधानी बन जाती है वो होती है आपकी हस्तिनापुर। महाभारत काल में राजधानी होती है आपकी हस्तिनापुर, और ये कहा जाता है कि हस्तिनापुर को जो बनाया था वो था आपका हेस्टिन शासक व जनमेजय शासक ने। उसके बाद आता है कि कुरु महाजनपद में ही जो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक रहे थे कुरु महाजनपद के, वो थे आपके कौरण्य। कुरु पहले राजतंत्र हुआ करता था, मतलब इधर राजा का शासन हुआ करता था, परंतु बाद में धीरे धीरे ये एक गणतंत्र बन गया था, मतलब जनता के द्वारा राजा को फिर चुना जाता था। उसके बाद आता है कि उत्तराध्ययन सूत्र में आपके जिस राजा का उल्लेख मिला है वो है आपका इशूकर। उसके बाद आता है हमारा चौथा महाजनपद जो है आपका सूरसेन। और सूरसेन आपका जो महाजनपद है ये फैला हुआ था, या इसका क्षेत्र फैला हुआ था आपका मथुरा में जो आधुनिक जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका ब्रिजमंडल क्षेत्र। आधुनिक समय में ब्रिजमंडल क्षेत्र में आपका सूरसेन फैला हुआ था पहले, और इसकी ही राजधानी सूरसेन की राजधानी है आपकी मथुरा। इसका जो प्रमुख राजा था सूरसेन का वो था आपका अवंतीपुत्र। और अवंतीपुत्र ही महात्मा बुद्ध के समय में महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे, मतलब महात्मा बुद्ध के समय में सूरसेन का जो शासक था वो था आपका अवंतीपुत्र। और अवंतीपुत्र ने अवंती व कुरु इसके अधीन थे, मतलब अवंती महाजनपद और कुरु महाजनपद आपके अवंतीपुत्र या सूरसेन के अधीन थे। उसके बाद आता है हमारा पांचवा महाजनपद जो है आपका वत्स। और इसका जो क्षेत्र फैला हुआ था, वत्स महाजनपद का जो क्षेत्र फैला हुआ था वो फैला हुआ था आपका प्रयागराज, जिसका आपका प्राचीन नाम है इलाहाबाद। और ये आपके बांदा जिले और फतेहपुर जिले में भी फैला हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है मिर्जापुर। मतलब वर्ष जो महाजनपद था वो फैला हुआ था आपका इलाहाबाद, प्रयागराज और आपका बांदा, फतेहपुर, जिसका आधुनिक नाम है मिर्जापुर। वत्स जो राजधानी थी, इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी कौशाम्बी। हमारे विष्णु पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि हस्तिनापुर के बह जाने पर निछु ने कौशाम्बी राजधानी बनाई थी। ये आपका प्रमाण मिलता है विष्णु पुराण में। उसके बाद आते हैं कि वत्स महाजनपद का जो प्रतापी राजा था, जो प्रमुख राजा था, वो था आपका उद्यन। और उद्यन को दीक्षिता या शिक्षा दी थी आपकी पिंडोला ने। उसके बाद आता है हमारा सिद्ध महाजनपद, छठा महाजनपद जो है आपका काशी। और काशी आपका फैला हुआ था आपका वाराणसी क्षेत्र में आपका काशी महाजनपद फैला हुआ था। और काशी महाजनपद की जो राजधानी थी, मतलब वो थी आपकी वाराणसी। मतलब ये आपका काशी क्षेत्र में ही फैला हुआ था। और वो
वाराणसी क्षेत्र में ही फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी आपकी वाराणसी ही। मगध से पहले मतलब धीरे धीरे जब हम अपने 16 जनपद करेंगे तो 16 जनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद उठा था, सबसे शक्तिशाली जो जनपद बना था वो बना था आपका मगध। परंतु मगध से पहले जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका काशी। मगध से पहले काशी ही शक्तिशाली महाजनपद होता था। उसके बाद महान समृद्धशाली संपन्न राज्य था काशी। आपका एक महान समृद्ध शक्तिशाली राज्य था क्योंकि इसमें आपके व्यापार हुआ करता था सूती वस्त्रों का, रेशम वस्त्रों का और आपके घोड़ों का व्यापार इसमें हुआ करता था। उसके बाद जब आपका अज्ञातशत्रु शासक था, अज्ञातशत्रु शासक ने काशी को मगध में मिला लिया था। अज्ञातशत्रु शासक ने काशी को मगध में मिला लिया था। उसके बाद आता है हमारा सैवंत महाजनपद जो है आपका मृतस्य। मृतस्य आपका 7वां महाजनपद है और मृतस्य जो आपका क्षेत्र में था वो था आपका राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में था, जो हमारा वर्तमान में आपका अलवर व भरतपुर क्षेत्र में माना जाता है। तो आपका जो मृतस्य था, मृतस्य आपका राजस्थान के क्षेत्रों में फैला हुआ था और मृतस्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी विराटनगर। मृतस्य की राजधानी थी विराटनगर और मृतस्य का उल्लेख मिलता है सबसे पहले आपका ऋग्वेद में, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में आपका मृतस्य महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे मृतस्य कमजोर होता गया मृतस्य महाजनपद और मगध जनपद आपका एक शक्तिशाली जनपद के रूप में बनता गया, तो धीरे धीरे जिस प्रकार से काशी को आपका अज्ञातशत्रु ने मगध में मिला लिया था, उसी प्रकार से जो आपका मृतस्य महाजनपद है, मृतस्य महाजनपद को भी मगध में मिला लिया गया था। और धीरे धीरे जब आपके अन्य महाजनपद मगध में मिलते गए थे तो मगध एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन गया था और अपना इन्होंने वंश शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जो 8वां महाजनपद है वो है आपका अस्मक। अस्मक महाजनपद, जिसे हम असक महाजनपद भी कहते हैं और अस्वक महाजनपद भी कहा जाता है। ये अस्मक आपका जो जनपद है, इसका क्षेत्र जो था, जिस क्षेत्र में ये फैला हुआ था वो था आपका गोदावरी घाटी के पास आंध्र प्रदेश राज्य में। उसके बाद ये कहा जाता है कि 16 जो जनपद थे हमारे, 16 जनपदों में से एकमात्र ऐसा जनपद था ये जो आपका दक्षिण भारत में था। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, तो वो था आपका अस्मक। उसके बाद आता है कि अस्मक की राजधानियां कौन कौन सी थी। अस्मक की राजधानी थी आपकी पोटन, पोटिल और पोटन को ही प्रतिष्ठान भी कहा जाता था। तो इसकी राजधानी थी आपकी पोटिल, पोटन। उसके बाद हमारा जो वंश था इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे, इक्ष्वाकु वंश जो आपका रहता था, उस इक्ष्वाकु वंश का जो राज चलता था, ये कहा जाता है कि वो आपका अस्मक महाजनपद में ही रहा करते थे। उसके बाद आता है कि राजा अरुण ने कलिंग जीता था। आपके अस्मक महाजनपद का एक राजा था आपका अरुण, और अरुण ने ही कलिंग जीता था। उसके बाद आता है हमारा 9वां महाजनपद, 9वां महाजनपद जो है आपका अवंती। और अवंती का जो क्षेत्र था वो आपका पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में था। उसके बाद आता है कि अवंती की जो राजधानी थी, अवंती की 2 राजधानी थी। पहली थी आपकी उत्तरी अवंती, मतलब उत्तर जो अवंती क्षेत्र था, अवंती क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा था, उस उत्तरी हिस्से की जो राजधानी थी वो थी आपकी उज्जयिनी। उत्तरी अवंती की थी उज्जयिनी और दक्षिणी अवंती की थी महिषमती राजधानी। उसके बाद आता है कि अवंती का एक शासक था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो वो शासक था आपका
चंद्रप्रगोत, और चंद्रप्रगोत को पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है, और चंद्रप्रगोत के इलाज के लिए ही बिंबिसार बिंबिसार जीवक वैद्य भेजता है, जीवक वैद्य भेजा जाता है आपका बिंबिसार के द्वारा चंद्रप्रगोत के इलाज के लिए। और चंद्रप्रगोत आपका शासक था अवंती महाजनपद का। उसके बाद आता है आपका पांचाल, 10वां जो महाजनपद है हमारा पांचाल। आपका जो पांचाल महाजनपद का जो क्षेत्र था वो था आपका बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों में आपका पांचाल महाजनपद विस्तृत था। उसके बाद आता है कि इसकी राजधानी, आपकी पांचाल की जो राजधानी थी वो उत्तरी पांचाल जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी आपकी अही क्षेत्र, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कामीप्ले। उसके बाद ये कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में कुरु और पांचाल एक संग बन गए थे। मतलब आगे जब टाइम चला था तो समय के साथ साथ जो कुरु और पांचाल दोनों महाजनपद आपके एक संग बन गए थे। उसके बाद आता है कौशल, और कौशल महाजनपद आपका अवध क्षेत्र में विस्तृत था। इसकी जो राजधानियां थी कौशल की वो आपकी दो राजधानियां थी, एक आपकी उत्तरी कौशल के लिए और एक आपके दक्षिणी कौशल क्षेत्र के लिए थी। तो जो उत्तरी कौशल क्षेत्र की राजधानी थी वो थी आपकी साकेत, और जो दक्षिणी भाग मतलब दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रावस्ती, वो थी आपकी श्रावस्ती। उसके बाद कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष प्रसेनजीत राजा के समय हुआ था। उसके बाद आता है हमारा 12वां महाजनपद जो है आपका मल। 12वां जनपद है हमारा मल, जो आपका क्षेत्र जनपद देवरिया गोरखपुर, मतलब आपका जनपद देवरिया और वर्तमान में गोरखपुर आपके क्षेत्र में ये जनपद विस्तृत था मल। इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पावा और कुशीनगर, पावा और कुशीनगर। उसके बाद आता है आपका 13वां महाजनपद जो है आपका अंग, और आपका अंग महाजनपद आपका क्षेत्र में विस्तृत था भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत था ये। उसके बाद आता है कि अंग की जो राजधानी थी वो थी आपकी चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा, और चंपा को ही मालिनी भी कहा जाता था। तो इसकी राजधानी आपकी चंपा और मालिनी भी बताई जाती है। उसके बाद आता है प्रतापी शासक, अंग प्रदेश का प्रतापी शासक था आपका ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। उसके बाद आता है हमारा 14वां महाजनपद जो है आपका वज्जी। हमारा जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी महाजनपद फैला हुआ था आपका मुजफ्फरपुर व दरभंगा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर व दरभंगा क्षेत्र में आपका वज्जी क्षेत्र, वज्जी महाजनपद फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। इसकी राजधानी थी आपकी मिथिला, जनकपुर और वैशाली। वज्जी का जो क्षेत्र था भाई, वज्जी का जो क्षेत्र था वो निर्धारित, वज्जी और मगध ये दो ऐसे महाजनपद थे जो आपके गंगा नदी के तट पर थे, और इन दोनों का ही जो क्षेत्र था, मतलब इन दोनों की जो सीमा थी, सीमा क्षेत्र वो निर्धारित की जाती थी आपकी गंगा नदी के द्वारा। गंगा नदी के द्वारा दो महाजनपदों की सीमा निर्धारित की जाती थी, वज्जी और मगध की। उसके बाद आता है कि ये जो वज्जी था ये बहुत बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था। इसमें आपके 8 राज्यों का संघ था, ये 8 राज्यों का संघ था आपका वज्जी। फिर आपका 15वां जो महाजनपद आता है
वो है आपका चेदी या फिर चेती। जो आपका चेती है ये आज के समय में जो आपका आधुनिक बुंदेलखंड है, आधुनिक बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें आपका चेती महाजनपद रहता था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी सोथीवती और सप्रीमती। सोथीवती और सप्रीमती इसकी राजधानी बताई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा 16वां व अंतिम महाजनपद। इन 16 जनपदों में से जो सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ था या जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था वो आपका माना जाता था मगध। मगध ने ही आगे चल के अपने वंश को और बढ़ाया था। मगध जो था वो आपका दक्षिणी बिहार, पटना व गया के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मगध की दो राजधानियां थी आपकी, एक थी राजगृह और दूसरी थी आपकी गिरिवर्ज। मगध की दो राजधानियां थी आपकी राजगृह और गिरिवर्ज। मगध जो महाजनपद था वो इतना फेमस किस वजह से हो गया था, मतलब इसके उदय का क्या क्या कारण थे? तो इसके उदय के कारण थे कि मगध जो महाजनपद था वो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था आपका मगध, और एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र था। मतलब वहां की जो जमीन थी वो आपकी उपजाऊ जमीन थी, वहां पे फसलें उपजाई जाती थी। उसके बाद अच्छा संचार तंत्र था, मतलब वहां का रास्ता या फिर कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जो रास्ते थे वो आपके बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद आता है कि जो मगध के शासक थे या मगध के जो राजा थे वो आपकी अच्छी साम्राज्य नीति विस्तार किया करते थे। मतलब मगध का जो प्रशासन था वो आपकी अच्छी नीतियों के द्वारा चलता था। तो ये कारण थे जिससे मगध इन 16 महाजनपदों में से मगध जो सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य बन गया था। उसके बाद आता है हमारे कि मगध जो महाजनपद है, मगध का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले मिलता है आपका अथर्ववेद में। मगध का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। मगध महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका अथर्ववेद में। उसके बाद कीकट, ये कहा जाता है कि कीकट जाति व शासक, एक कीकट जाति थी और उसका एक शासक था जो का आपका प्रेमगंध। प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है आपका, और पहचान की गई थी इनकी मगध से कि ये मगध में एक जाति रहती थी और मगध का ही ये एक शासक था प्रेमगंध। उसके बाद आता है कि जो ये हमारा वज्जी और मल, वज्जी और मल आपके जो ये दो हमारे महाजनपद हैं, ये इन दो महाजनपदों में आपका गणतंत्र था। मतलब ये राजतंत्र नहीं थे, ये आपके गणतंत्र थे। और गणतंत्रों में शासक होता है आपका गण व संघ के द्वारा। दोनों शासन थे, राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था, परंतु वज्जी और मल महाजनपद में आपका गणतंत्र शासन हुआ करता था। उसके बाद आते हैं कि लिच्छवियों ने, जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र बनाया था आपका वैशाली को। उसके बाद सूत्रनिपाट में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। सूत्रनिपाट में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। उसके बाद आता है कि जो ये हमारे 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपके कौन कौन से थे? तो वो थे आपके मगध, वर्ष, कौशल और अवंती। ये 4 आपके सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। उसके बाद आता है कि इस काल में महाजनपद में जो श्रेणियों के संचालन को, मतलब महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को
श्रेष्ठिन श्रेष्ठिन कहा जाता था। उसके बाद आता है भूमि की माप करने वाले। वह अधिकारी या वह व्यक्ति जो भूमि की माप किया करता था महाजनपद काल में, उस भूमि की माप करने वाले अधिकारी को आपका रज्जू ग्राहक भी कहा जाता है। रज्जू ग्राहक उस अधिकारी को कहा जाता था जो आपका भूमि की जांच किया करता था। फिर आता है आपका मतों की गणना, कि जब राजा का चुनाव होता था तो उस समय जो मतों की गणना करता था उसको आपका सलाक ग्राहक भी कहा जाता था। सलाक ग्राहक उस अधिकारी को कहा जाता था जो आपका मतों की गणना किया करता था। उसके बाद आता है कि वह शासक, उन शासकों को क्या कहा जाता था जो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। तो हिमालयी क्षेत्रों के जो शासक थे उनको कहा जाता था आपका विराट। विराट उन शासकों को कहा जाता था जो आपका हिमालयी क्षेत्रों में रहा करते थे। अनाज की तौल का निरीक्षण द्रोण मापक के द्वारा किया जाता था। जो अनाज था उसको तोला जाता था आपका द्रोण मापक के द्वारा। कर एकत्रित करने वाले को, वह अधिकारी जो कर या टैक्स, कर या टैक्स को एकत्रित करता था, मतलब इकट्ठा करता था, उसको कहा जाता था आपका बलि साधक। उसको कहा जाता था आपका बलि साधक। कर इकट्ठा हो जाता था और उस कर को, जो इकट्ठा कर हुआ है, वो किया जाता था अपना बलि साधक के द्वारा, और इकट्ठे कर को ले जाके खजाने में जो मिलाया जाता था, इकट्ठे कर को खजाने में जमा करने का काम था आपका भागदुप के द्वारा। तांबे के सिक्के को ये आपका महाजनपद के समय जो तांबे के सिक्के चलाए जाते थे, उन तांबे के सिक्कों को कहा जाता था आपका शाम। तांबे के सिक्कों को कहा जाता था शाम। उसके बाद आता है राजा के पुत्र के समय। जब राजा का पुत्र होता था तो उस समय एक कर लिया जाता था, और वो कर था आपका दुग्ध कर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी महाजनपद की वीडियो, जिसमें आज हमने हमारे जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में कंप्लीट पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मगध के इन 16 में से जो सबसे ज्यादा विस्तृत या आगे जो वंश बढ़ा, आगे जो साम्राज्य बना था जिस महाजनपद का, वो था आपका मगध। तो हम प्राचीन इतिहास की क्लास हमारी ये 27 है, और आज इसमें हम हमारा नया टॉपिक करेंगे जो है आपका मगध साम्राज्य। जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमारे 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना था वो बना था आपका मगध। तो आज हम अपने मगध, जो हमारा मगध साम्राज्य है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। मगध साम्राज्य की स्थापना व विस्तार। मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है, जो आपका नवीनतम वेद है। 4 वेदों में से जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद इन 4 वेदों में से सबसे बाद में जोड़ा गया था। तो अथर्ववेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। मगध की जो रूपरेखा के बारे में विस्तार में मिलता है कि किस प्रकार से मगध की रूपरेखा तैयार की गई थी, वो मिलता है आपका महाभारत में व पुराणों में। मगध के सबसे प्राचीन जो राजवंश था, मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश था, वो राजवंश का संस्थापक था आपका बृहदर्थ। मगध का सबसे पहला मगध का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है आपका बृहदर्थ। उसके बाद बृहदर्थ आपका संस्थापक माना जाता है, और बृहदर्थ का जो पिता था वो था आपका वसु। बृहदर्थ का पिता था आपका वसु, जिसने राजधानी बनाई थी, मगध की राजधानी वसुमती या गिरिवृक्ष।
वसु ने बृहदर्थ संस्थापक था, उसका पिता था वसु जिसने राजधानी बनाई थी वसुमती या ग्रीविच। उसके बाद वसु के बाद आता है उनका पुत्र बृहदर्थ जो आपका संस्थापक माना जाता है सबसे प्राचीन वंश का। बृहदर्थ के बाद उसका पुत्र आता है जरासंध और जरासंध ने राजधानी बनाई थी आपकी राजगृह। जरासंध ने राजधानी बनाई थी आपकी राजगृह। और जरासंध के बाद जो अंतिम शासक माना जाता है, अंतिम शासक माना जाता है आपका, वो माना जाता है आपका रिपुज्य। रिपुज्य आपका सबसे आखिर अंतिम शासक माना जाता है और इसकी रिपुज्य की जो हत्या करवाई थी वो रिपुज्य के मंत्री, रिपुज्य का ही एक मंत्री था पुलिक, पुलिक ने इसकी हत्या करवाई थी। उसके बाद मगध 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही क्यों इतना शक्तिशाली साम्राज्य बना था? तो मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना था क्योंकि मगध की जो आर्थिक शक्ति थी वो बहुत ही मजबूत थी। मगध से व्यापार होता था, मगध के लोग आपके लोहे का प्रयोग करना जानते थे। और दूसरा था हमारा राजनीतिक कारण, मतलब मगध में जो राजनीतिक संगठन थे वो बहुत ही मजबूत थे। अन्य जो कमजोर कबीले होते थे या कमजोर महाजनपद थे उन्हें मगध ने राजनीतिक तौर से या लड़ाई युद्ध करके अपनी तरफ मिला लिया था या अपने मगध में जोड़ लिया था। इस प्रकार मगध और भी शक्तिशाली बनता चला गया था। तीसरा आता है भौगोलिक उच्च व्यवस्था। मगध आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो वहां मगध को हर प्रकार के साधन मिल रहे थे। तो आपके आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक उच्च व्यवस्था के कारण मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बनता चला गया था। मगध का जो विस्तार था, मगध साम्राज्य का जो विस्तार था वो था आपका दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद। मतलब जो दक्षिणी बिहार है या हम कह सकते हैं गंगा नदी के तट पर आपका ये मगध का विस्तार था। उसके बाद आता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से होना शुरू हो गया था। हमने जो मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदर्थ था, उसके बाद भी जब मगध साम्राज्य में और वंश बने थे तो मगध में आपके जो वंश थे सबसे पहले बना था आपका हर्यंक वंश। हर्यंक वंश बना था आपका 544 ईसा से 412 ईसा पूर्व तक। मतलब 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच में जो वंश रहा था वो था आपका हर्यंक वंश। दूसरा वंश आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपका 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा था। तीसरा वंश आता है आपका नंद वंश और नंद वंश आपका 344 ईसा पूर्व से 323 या 322 ईसा पूर्व तक रहा था, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये 3 वंश थे जो आपके मगध साम्राज्य का इन्होंने और भी ज्यादा विस्तार किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश जो आपका 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। बृहदर्थ वंश के बाद जो बृहदर्थ वंश है, इस वंश के बाद जो आपका वंश आया वो आया था आपका हर्यंक वंश की स्थापना हुई थी। और हर्यंक वंश की स्थापना करी थी आपकी बिंबिसार ने। जो पहला शासक था हर्यंक वंश था वो था आपका बिंबिसार। और बिंबिसार आपका महात्मा बुद्ध का समकालीन था, या फिर हम कह सकते हैं कि महात्मा ये आपका बौद्ध धर्म को, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद आता है कि इस वंश को, जो हर्यंक वंश है हमारा, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसी वंश में गद्दी या राजा बनने के लालच में पुत्रों ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश, पिता की मृत्यु वाला वंश भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि
जैन साहित्य में जो हमारा जैन धर्म था, जैन साहित्य में जो बिंबिसार है, बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है आपका जैन साहित्य में, परंतु बिंबिसार मानता था बौद्ध धर्म को। उसके बाद बिंबिसार का जो शासन चला था वो आपका 544 ईसा से 452 ईसा तक चला था। उसके बाद आता है कि बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। राजगृह को राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। जब मैं आपको महाजनपद करवा रहा था तो अवंती एक महाजनपद आया था। तो अवंती का जो राजा था, अवंती की राजधानी थी आपकी उज्जैन। अवंती जो महाजनपद था, अवंती महाजनपद के राजा चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ जाते हैं, उनको पीलिया जॉन्डिस हो जाता है। तो उनके इलाज के लिए बिंबिसार अपने राज्य से वैद्य भेजता है। उस वैद्य का नाम था जीवक। जीवक वैद्य आपका भेजा जाता है बिंबिसार के द्वारा। अवंती का जो राजा था चंद्रप्रद्योत, उसको जॉन्डिस हो जाता है, उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा जाता है। और अवंती की जो राजधानी थी वो थी आपकी उज्जैन। उसके बाद आता है कि अंग महाजनपद को जिसका राजा था बृहदर्थ, उसको हरा देता है आपका बिंबिसार, और अंग जनपद को अपने बेटे अजात शत्रु को दे देता है। उसके बाद आता है आपका कि बिंबिसार ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए या अपने शत्रुओं को अपनी तरफ मिलाने के लिए बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। 3 शादियों में जो पहली शादी थी वो थी आपकी कौशल राज की पुत्री व प्रेनेजित की बहन महाकौशल से। मतलब कौशल जो राज्य था, कौशल राज्य की जो राजकुमारी थी महाकौशल से इन्होंने शादी करी थी बिंबिसार ने। और इस प्रकार जो कौशल राज्य से हर्यंक वंश की शत्रुता चल रही थी वो आपकी समाप्त हो गई थी। दूसरी शादी करी थी इन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, और चेलना से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ था। अजात शत्रु का जन्म हुआ था चेलना से। उसके बाद आता है कि तीसरी शादी इन्होंने पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री श्रेमा से की थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी 3 शादियां करी थी और अपने हर्यंक वंश को और ज्यादा विस्तृत किया था। उसके बाद अजात शत्रु ने राजा बनने की लालच में, राजगद्दी पाने की लालच में अपने ही पिता अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजात शत्रु ने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी या करवा दी थी। अजात शत्रु का जो शासन चला था वो 492 से 460 के बीच में चला था। अजात शत्रु आपका दोनों धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों का पोषक था। मतलब ये आपका दोनों धर्मों को मानता था, जैन धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी। अजात शत्रु के ही शासनकाल में जब अजात शत्रु को 8 वर्ष हो गए थे राजा बने, तो महात्मा बुद्ध को अजात शत्रु के 8वें वर्ष महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। मतलब महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी, और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि अजात शत्रु ने राजगृह में जो राजधानी थी, बिंबिसार वंश की जो राजधानी थी राजगृह, इस राजगृह को राजधानी बनाया था आपका बिंबिसार ने। तो अजात शत्रु ने इस राजगृह राजधानी में एक स्तूप का निर्माण
करवाया था। राजगृह राजधानी तो बनाई थी बिंबिसार ने, परंतु इस राजगृह में जो स्तूप का निर्माण करवाया था वो करवाया था आपका अजातशत्रु ने। उसके बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह जो था, राजगृह में एक गुफा थी, वो गुफा थी आपकी सप्तपर्णी सप्तपर्णी गुफा, और इस गुफा में ही बौद्ध धर्म की प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मतलब राजगृह की जो गुफा थी सप्तपर्णी, इस सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की प्रथम बैठक हुई थी, या बौद्ध धर्म की संगीति का आयोजन हुआ था 483 में। इन बौद्ध धर्म की जो 4 बैठकें हुई थी, इन्हें हम बौद्ध धर्म जब करवाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अजातशत्रु ने ही जो वज्जी था, वज्जी को मगध में या हर्यंक वंश में मिला लिया था, और अजातशत्रु के ही शासन समय में, अजातशत्रु के ही शासन समय में आपके महात्मा बुद्ध व महावीर की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध आपके संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं आपके महावीर। तो दोनों महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर की मृत्यु हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में। उसके बाद अजातशत्रु का जो अन्य नाम है इसका कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी बुलाया जाता है। अब जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी, उसी प्रकार से अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और उदयन ने भी राजा बनने की लालच में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करी थी। इस प्रकार से इस वंश को आपका पितृहंस वंश भी कहा जाता है। तीसरा जो हर्यंक वंश का जो तीसरा शासक है वो है आपका उदयन, और उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है, और इसका जो शासन चला था वो आपका 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व के मध्य चला था। उदयन ने सोन व गंगा नदी के तट पर, सोन व गंगा नदी के संगम पर आपके पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी थी, वह उधर एक किला बनवाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। मगध का क्षेत्र जो उदयन के समय में या अजातशत्रु या बिंबिसार ने जो मगध को बढ़ाया था, वो आपका हिमालय से छोटा नागपुर तक आपका मगध का क्षेत्र विस्तृत हो गया था। हिमालय जो उत्तर भारत में है और आपका छोटा नागपुर पठार तक आपके मगध साम्राज्य फैल गया था। उसके बाद जो उदयन था, उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब ये जैन धर्म को मानता था। दोबारा देखिए, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, अजातशत्रु दोनों धर्मों को मानता था, और उदयन आपका जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का ये अनुयायी था। उसके बाद उदयन के 3 पुत्र थे, उदयन के 3 पुत्र थे जो थे आपके अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। पुराणों में जो नागदशक है, पुराणों में नागदशक का नाम बताया हुआ है दशक, मतलब इसका नाम नागदशक भी बोला जाता है और पुराणों में इसका नाम दशक भी बताया जाता है। तो उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो था वो आपका हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका नागदशक या दशक। और प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु के समय में आपके 2 हथियारों का उल्लेख मिलता है पुराणों में, जो थे आपके रथमूसल और महाशिलाकंटक। 2 हथियारों का उल्लेख मिलता है, 2 हथियार संबंधित माने जाते हैं अजातशत्रु से, जो है आपके रथमूसल या महाशिलाकंटक। उसके बाद
अंतिम शासक नागदशक था, परंतु इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब मृत्यु क्या, ये वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु इसे जनता के द्वारा हटाया गया था। जनता ने इन पितृहंताओं को, जो ये वंश पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, तो जनता ने परेशान होकर इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग को राजा बना दिया था। मतलब जनता ने, आपके नागदशक एक अयोग्य शासक था, इसको हटाकर जनता ने शिशुनाग एक योग्य शासक को, एक योग्य, आपके योग्य व्यक्ति को शासक बना दिया था। और इस प्रकार से आपका शिशुनाग वंश का स्थापना होती है। और शिशुनाग वंश आपका जो चलता है 412 से 344 ईसा पूर्वी तक। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 28 है, जो हमारी प्राचीन भारत की क्लास है। और आज इसमें हम, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का ये हमारा पार्ट सेकंड है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों में से आपका जो मगध जनपद है वो ही आपका सबसे शक्तिशाली जनपद, महाजनपद के रूप में विस्तृत होता है। और मगध का जो प्रथम वंश था वो था आपका हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश में आपका, हर्यंक वंश की स्थापना करी थी आपकी बिंबिसार ने। और बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। और उदयन के बाद जब जनता उदयन को गद्दी से हटा देती है और एक योग्य शासक शिशुनाग को राजा बना देती है, तो इस प्रकार से जो मगध का दूसरा वंश आता है वो आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपका 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला था। और शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी आपकी शिशुनाग ने। और शिशुनाग का जो शासन चलता है वो आपका 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक चलता है। शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली में बनाता है। हमने जब बिंबिसार पढ़ा तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था। उदयन के बाद शिशुनाग पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली में बना देता है। शिशुनाग ने ही अवंती महाजनपद और वत्स महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया था। अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिलाया था आपका शिशुनाग ने। शिशुनाग शासक आपका जैन धर्म का उपासक था, जैन धर्म को मानता था। उसके बाद आता है आपका दूसरा, शिशुनाग वंश का दूसरा राजा जो है आपका कालाशोक। और कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा जाता है। और कालाशोक का जो शासन चला था वो आपका 398 से लेके 366 ईसा पूर्व तक चला था। ये कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, कालाशोक के 10 पुत्र थे। उसके बाद कालाशोक ने दोबारा से, जिस प्रकार से शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी, उसी प्रकार से कालाशोक ने वैशाली से हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में दोबारा से बना दी थी। तो पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद कालाशोक के समय महात्मा बुद्ध, कालाशोक के समय बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में, जो आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध सभा हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी हुई आपकी बौद्ध सभा कालाशोक के समय में वैशाली में। वो आपकी पहली बौद्ध सभा हुई थी राजगृह में। उसके बाद आता है आपका कि
कालाशोक के शासनकाल में ही, कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो बौद्ध संघों में विभाजित हो गया था। दो बौद्ध संघों में विभाजित हो गया था। पहला था आपका सतवीर और दूसरा था आपका महासंधिक। कालाशोक के समय बौद्ध धर्म दो संघों में विभाजित हो गया था। पहला था आपका सतवीर और दूसरा था आपका महासंधिक। उसके बाद आता है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका नंदीवर्धन। वो था आपका नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन ने आपका 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद आपका जो मगध साम्राज्य का तीसरा वंश आता है वो है आपका नंद वंश। वो है आपका नंद वंश। और ये कहा जाता है कि मगध साम्राज्य में जो आपके वंश रहे हैं उन वंशों में सबसे शक्तिशाली व सबसे ज्यादा जो मगध विस्तृत हुआ था, फला फूला था, वो आपका नंद वंशों के शासनकाल में ही हुआ था। और नंद वंशों का जो शासनकाल चला था वो आपका 344 ईसा से लेकर 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक चला था। नंद वंश की स्थापना आपकी सबसे पहले महानंदिन ने करी थी। नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने करी थी, परंतु एक शूद्र पुत्र, शूद्र दासी के पुत्र महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या कर दी थी। मतलब इसकी स्थापना तो करी थी आपकी महानंदिन ने, परंतु एक शूद्र दासी के पुत्र में महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। तो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो आपका महापद्म नंद माना जाता है। उसके बाद नंद वंश में टोटल कुल जो राजा जो शासक बने थे वो आपके 9 शासक बने थे, 9 राजा बने थे इस वंश में। इसी वजह से 9 राजाओं की वजह से इस वंश को नवनंद वंश भी कहा जाता है। नवनंद वंश भी इसको कहा जाता है क्योंकि इस वंश में जो टोटल जो कुल राजा बने थे वो आपके 9 राजा बने थे। एक बना था आपका महापद्म नंद जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है। उग्रसेन मतलब ये राक्षस सेना का स्वामी महापद्म नंद। और ये कहा जाता है कि महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे और वो 8 पुत्र थे आपके ये सभी, मतलब आपके टोटल 9 राजा हुए थे। पहला जो राजा था आपका महापद्म नंद जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, उसके 8 अन्य पुत्र थे। ये 9 टोटल आपके नंद वंश के राजा हुए थे। तो इसके पुत्र थे, महापद्म नंद के पुत्र थे आपके पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, भूविशानक, दशसिद्धक, तेवर्त और धनानंद। धनानंद जो था, धनानंद शासक आपका 8वां पुत्र था। महापद्म नंद का 8वां पुत्र था आपका धनानंद। उसके बाद आता है कि पहला जो शासक बना था नंद वंश का वो था आपका महापद्म नंद। और महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, पुराणों में इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। उसके बाद महापद्म नंद ने स्वयं को, अपने आप को एक उपाधि दी थी और वो थी आपकी एक रात की उपाधि स्वयं अपने आप को महापद्म नंद ने दी थी। उसके बाद आता है कि जितने भी मगध में, चाहे वो बृहदर्थ वंश हो, हर्यंक वंश हो और आपका शिशुनाग वंश हो या फिर नंद वंश हो, इन सारे वंशों में जो सबसे प्रतापी राजा रहा था, जो सबसे शक्तिशाली आपका शासक रहा था, वो था आपका महापद्म नंद। संपूर्ण मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? महापद्म नंद माना जाता है। और सबसे शक्तिशाली जो वंश था वो आपका नंद वंश था। उसके बाद आता है कि कलिंग विजय की, मतलब आपके महापद्म नंद ने कलिंग राज्य को जीत लिया था
और कलिंग राज्य में एक नहर खुदवाई थी। महापद्म नंद ने कलिंग राज्य को जीत लिया था और वहां पर एक नहर खुदवाई थी। इसका उल्लेख स्वयं कलिंग शासक इसका उल्लेख स्वयं कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। तो खारवेल खारवेल अभिलेख किसने लिखा, मतलब हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा, आपका खारवेल ने लिखा। और खारवेल आपका कलिंग शासक था। और हाथी गुफा अभिलेख में ही ये कहा गया है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय करी थी और कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। उसके बाद आता है कि कलिंग से महापद्म नंद ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी तो वो कलिंग से एक जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था। वो जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था। जो पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो पुस्तक आपकी पाणिनि ने लिखी थी। और ये कहा जाता है कि पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। और पुराणों में इन्हें एक नाम दिया गया है, जो है महापद्म नंद को एक नाम दिया गया है, जो है आपका सर्व शत्रनात्मक। उसके बाद यह भी कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। और इसी वजह से इनको एक उपनाम दिया गया था, जो था आपका अपरो परशुराम भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जो महापद्म नंद का 8वां पुत्र था धनानंद आपका राजा बनता है। और 323 ईसा पूर्व के समय में। और इस समय जो ग्रीक यूनानी लेखक थे, ग्रीन यूनानी लेखकों ने धनानंद को एक उपाधि दी थी, जो थी आपकी अग्रमीज या फिर जेंड्रीमीज और अग्रमीज, ये उपाधियां दी थी आपकी यूनानी लेखकों ने धनानंद को। उसके बाद धनानंद से जो प्रजा थी, जो जनता थी, वो असंतुष्ट थी, क्योंकि इन्होंने वस्तुओं पर और अन्य चीजों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। उसके बाद जो नंद वंश के शासक थे, ये शासक आपके जैन मत के उपासक थे, मतलब जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद आता है कि धनानंद के जैन आमत्य थे। धनानंद के शासनकाल में या धनानंद के दरबार में जैन आमत्य थे कि आपके सकटाल और स्थूल भद्र। उसके बाद आता है कि धनानंद के दरबार में ही आपके विद्वान रहा करते थे कुछ, जो आपके उपवर्ष, वरुचि और काव्यायन है, जो आपके काव्यायन, वरुचि और उपवर्ष हैं। उसके बाद नंद शासक सबसे ज्यादा धनी व शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद ये कहा जाता है कि नंद शासकों में जो नंद शासक थे या नंद वंश के पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2000 घुड़सवार थे जो घोड़ों पे सवारी करते थे युद्ध के समय में, और 3 से 6000 तक, मतलब 5000 के आसपास इनके पास हाथी थे। इसी समय में आपका जो सिकंदर था, जो यूनानी आक्रमण था, यूनानी योद्धा था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में, उस समय भारत में नंद वंश चल रहा था और नंद वंश का जो शासक था वो था आपका धनानंद। ये कहा जाता है कि धनानंद की चाणक्य कौटिल्य से लड़ाई हो गई थी और चाणक्य ने इसी चीज का बदला लेने के लिए, जब जनता धनानंद से असंतुष्ट थी, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था
और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से धनानंद को पराजित करवाया था और आपके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका धनानंद। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जो है आपका मौर्य वंश। उसके बाद आता है कि मगध क्षेत्र। मगध क्षेत्र इतना विस्तृत क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, आर्थिक बहुत अच्छे थे और राजनीतिक जो संगठन थे वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद मगध क्षेत्र एक उपजाऊ क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि मगध क्षेत्र आपका सोन नदी, गंगा नदी के तट पर था, तो यहाँ पर चावल और गेहूं बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे और उनका व्यापार हुआ करता था। इनकी राजधानियां बनी थी मगध। मगध की जो मेन राजधानियां थी वो थी आपकी राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह जो राजधानी बनी थी वो आपकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिस वजह से मगध इतना बड़ा साम्राज्य बना था। दूसरी थी आपकी पाटलिपुत्र, जिसे उद्यन ने स्थापित किया था और उद्यन ने अपनी राजधानी बनाया था। सोन व गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र थी और इसलिए पाटलिपुत्र को जल दुर्ग भी कहा जाता है। नहरों के उत्थान, मगध में नहरों का उत्थान होने लग गया था, नहरें बनने लगी थी और सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया जा रहा था। सैनिक संगठन बहुत ही मजबूत था मगध का। घोड़े व रथ के उपयोग से परिचित थे। जो मगध के शासक थे वो आपके घोड़े और रथों से परिचित थे और ये कहा जाता है कि सबसे पहले हाथियों का जो इस्तेमाल किया था युद्धों में वो आपके मगध साम्राज्य ने ही शुरू किया था। और मगध का जो आज के समय में आपका जो क्षेत्र बोला जाता है वो है आपका बिहार, या बिहार को प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मगध चैप्टर को, मगध टॉपिक को आज हमने इधर समाप्त कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। कर लिया था। तो आज इस क्लास में हमारा ये नया टॉपिक है जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे ईरानियों और यूनानियों के द्वारा। तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण के बारे में देखते हैं। 518 ईसा पूर्व में 518 ईसा पूर्व में हकमानी वंश था। हकमानी वंश ईरानियों का वंश था और इस हकमानी वंश का एक राजा था साइरस द्वितीय। और साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया था, परंतु वो एक असफल आक्रमण था। उसके बाद 516 ईसा पूर्व में 516 ईसा पूर्व में भारत पर ईरानियों के द्वारा एक सफल आक्रमण हुआ था और यह सफल आक्रमण दारा प्रथम व डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। और दारा प्रथम व डेरियस प्रथम उत्तराधिकारी था साइरस का। साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम व डेरियस प्रथम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था ईरानियों के द्वारा। उसके बाद आता है कि दारा प्रथम के 3 अभिलेख बताए जाते हैं और ये 3 अभिलेख हैं आपका बेहुस्तीन अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। और हमारा जो ये अभिलेख है बेहुस्तीन अभिलेख की जो मिला था, ये मिला था हमें तक्षशिला से और ये अभिलेख पुराना बताया जाता है 1400 ईसा पूर्व। इन तीनों अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि सिंध के क्षेत्र पर भी दारा प्रथम का अधिकार था। सिंध व सिंधु के क्षेत्रों पर दारा प्रथम का भी अधिकार था। उसके बाद आते हैं कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को, सिंध के क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और यह क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत व क्षत्रपी
बन गया था। जो दारा प्रथम है, दारा प्रथम के जो टोटल कुल प्रांत बताए जाते हैं वो हैं 23 प्रांत। उसके बाद आते हैं कि जो ये ईरानी आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण के परिणाम क्या क्या हुए थे भारत में। भारत का जो पश्चिमतम एरिया है वहां पर ईरानियों के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे, उस आक्रमण से क्या क्या परिणाम हुए थे। ईरानी क्षेत्रों में अरमाइक अरमाइक लिपि बोली जाती थी और ये कहा जाता है कि अरमाइक लिपि से ही एक नई लिपि की शुरुआत हुई थी भारत के पश्चिमतम इलाकों में, और वो नई लिपि थी हमारी खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सबसे पहला पॉइंट, एक नई लिपि की शुरुआत हुई थी जो थी हमारी खरोष्टी लिपि, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि जब ईरानियों के द्वारा आक्रमण किए गए थे तो वहां पे व्यापार शुरू हो गया था, और व्यापार शुरू होने की वजह से जो ईरानी सिक्के थे, ईरानी सिक्के प्राप्त हुए थे, और इनसे ये पता चलता है कि ईरान के साथ व्यापार भी चला था। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अशोककालीन स्तंभ। अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए थे, और विशेषकर जो स्तंभ थे वो घंटे के आकार के गुंबद, मतलब अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए थे और जिनका आकार था घंटे के आकार के गुंबद, वो कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ इमारतें ऐसी बनाई गई थी जो ईरानी प्रतिरूपों पर भी आधारित थी। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि भाषा, लिपि खरोष्टी थी, परंतु लिपि का जो जन्म हुआ था, खरोष्टी का जो जन्म माना जाता है वो अरमाइक लिपि से माना जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द भी थे जो दोनों भाषाओं में या जो दोनों लिपियों में समांतर माने जाते हैं, तो भाषा के शब्दों में भी समानता मिलने लगी थी। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि ईरानियों, जब भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किए थे तो इसकी जो खबर थी वो यूनानी आक्रमणों के पास भी पहुंच गई थी। तो ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिल गई थी। मतलब ईरानियों की वजह से ही जो यूनानी शासक थे, यूनानी शासकों को भारत की जो अपार संपत्ति थी उसके बारे में पता चल गया था। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा कि भारत में सिल्वर कॉइन, सिल्वर जिन्हें रजत सिक्के भी कहे जाते हैं, तो सिल्वर कॉइन का प्रचलन शुरू हुआ था जिन्हें सोगदोई या सिंगलोई सिक्के भी कहे जाते हैं। फिर आते हैं कि भारत में सोने के सिक्के भी चले थे, और सोने के सिक्कों को डेरिस भी कहा जाता है। ईरानियों के द्वारा जब व्यापार हो रहा था तो कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, और इन सिक्कों को सिंगलोई सिक्के भी कहा जाता है। ईरानियों के द्वारा जो सिक्के प्रचलन में करे गए थे उन्हें सिंगलोई सिक्के भी कहे जाते हैं। तो ये था हमारा ईरानियों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था, और उस आक्रमण के जो परिणाम रहे थे वो हमने इधर पढ़े हैं। उसके बाद आता है कि भारत पर यूनानी आक्रमण भी होने लगे थे, और ये यूनानी आक्रमण भारत की जो संपत्ति थी, मतलब धन के लालच में यूनानियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा हुआ था, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर को वैसे सिकंदर तृतीय, वो अलेक्जेंडर तृतीय कहा जाता है, परंतु इसे पश्चिमतर एरिया में, एशिया में सिकंदर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के जो पिता थे फिलिप तृतीय, सिकंदर के जो पिता थे मैसिडोनिया के राजा थे फिलिप द्वितीय, और फिलिप द्वितीय जो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे, और
इनकी मृत्यु हो जाती है 336 ईसा पूर्व में। दोबारा से देखिए, सिकंदर के जो पिता थे वो मैसिडोनिया के राजा थे फिलिप द्वितीय, जो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे और 336 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर जो था वो 20 वर्ष का था। तो सिकंदर 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बन जाता है, मकदूनिया का राजा बन जाता है। सिकंदर की जो माता थी, सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियास, और इनकी माता जो ओलंपियास थी ये एपीरस की राजकुमारी थी, एपीरस राज्य की राजकुमारी थी। 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर जो थे वो राजा बन जाते हैं मकदूनिया के। उसके बाद 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को हराकर इन्हें एक उपाधि मिलती है, इन्हें एक नाम मिलता है और वो नाम था सिकंदर। पहले इन्हें अलेक्जेंडर तृतीय कहा जाता था, परंतु 331 में दारा तृतीय को हराकर इन्हें सिकंदर कहने लगे थे। सिकंदर के जो गुरु थे, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, और इनके गुरु के भी जो गुरु थे वो थे प्लूटो। मतलब सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। उसके बाद आते हैं कि सिकंदर ने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदेरिया नगर की स्थापना करी थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर ने एशिया माइनर व तुर्की और इराक को जीतते हुए, मतलब सिकंदर की जो विजय अभियान था उस विजय अभियान में एशिया माइनर, तुर्की और इराक को जीतते हुए वह भारत की तरफ बढ़ा था। और जब सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा था उस समय भारत में जो वंश चल रहा था वो आपका नंद वंश था, और नंद वंश का जो शासक था वो था धनानंद। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था? तो भारत में नंद वंश चल रहा था, और नंद वंश का जो शासक था वो था आपका धनानंद। तो धनानंद के शासन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में, और इस आक्रमण का जो कारण था वो था धन का लालच करना, मतलब संपत्ति के कारण। जब ईरानियों के कारण यूनानियों को यह पता चल गया था कि भारत में अपार संपत्ति है, तो संपत्ति के लालच में ही यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर जो भारत पर आक्रमण कर रहा था उसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो है हमारा धन की लालच। उसके बाद आता है कि जब सिकंदर भारत में आए थे तो सिकंदर भारत में जिस पर्वत से होकर आए थे वो था आपका हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत से होते हुए खेवर दर्रे के रास्ते से सिकंदर सबसे पहले तक्षशिला पहुंचा था। उस समय तक्षशिला में जो राजा था वो था आपका आम्बी। आम्बी उस समय तक्षशिला का राजा था, और आम्बी और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आपका झेलम व चिनाब के मध्य पड़ता है। और आम्बी ने युद्ध से पहले ही ये कहा जाता है कि आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद आम्बी के बाद सिकंदर का जो युद्ध हुआ था, सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के साथ, और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है हमारा वितीस्ता। और इस युद्ध को जो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था, इस युद्ध को वितीस्ता की लड़ाई भी कहा जाता है, और इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और इसे हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि
झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज भी कहा जाता है। तो सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, और उस युद्ध के जो नाम हैं वो हैं वितिस्ता की लड़ाई, झेलम का युद्ध और हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस पोरस पूरी वीरता के साथ लड़ा था सिकंदर के साथ, परंतु मेरूस के कहने पर मेरूस के कहने पर पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। परंतु सिकंदर पोरस की बहादुरी से खुश हुआ था और पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया था। पोरस को हराने के बाद पोरस को हराने के बाद सिकंदर सिकंदर ने ग्लोगनिकाय व कठ जातियों को पराजित किया था। इन जातियों को पराजित करने के बाद सिकंदर भारत के पूर्व हिस्से की तरफ बढ़ना चाहता था, परंतु व्यास नदी के तट पर पहुंचकर व्यास नदी के तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की सेना लड़ाइयां लड़ लड़ कर हार गई थी, थक गई थी, वे बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यह बताइए सिकंदर की सेना ने या सिकंदर ने कौन सी नदी पार नहीं की थी? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार नहीं की थी। उनका जो युद्ध हुआ था वो पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर हुआ था। फिर आते हैं कि सिकंदर ने ही जो सिंधु है, सिकंदर ने ही सिंधु नदी को इंदस कहा था। सिंधु नदी को इंदस कहा गया था सिकंदर के द्वारा, और सिकंदर ने जो सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त की थी। सिकंदर के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे, सिकंदर के द्वारा तक्षशिला क्षेत्र जीता गया था, झेलम क्षेत्र जीता गया था, चिनाब नदी के आसपास का जो क्षेत्र थे वो जीते गए थे, सिंध क्षेत्र जीता गया था। सिकंदर के द्वारा जो ये क्षेत्र जीते गए थे, तो सिकंदर ने इन जीते हुए क्षेत्र को ही जो जिनसे जीता था उन्हें ही बांट दिया था। जैसे सिकंदर ने जीते हुए क्षेत्रों को निम्नलिखित तरीके से बांटा था, जैसे सिंध व झेलम का जो भाग था, सिंध और झेलम का जो भाग था, जो क्षेत्र था, उसको दे दिया था उन्होंने आम्बी को, जो तक्षशिला का राजा था। फिर आते हैं झेलम और व्यास। झेलम व व्यास का जो भाग था, झेलम और व्यास का जो भाग था वो दे दिया था पोरस को। फिर आता है आपका सिंध का उत्तरी व पश्चिमी भाग। सिंध क्षेत्र का उत्तरी व पश्चिमी जो भाग था वो दे दिया था फिलिप को, और सिंध का जो निचला भाग था, सिंध का जो निचला भाग था वो दे दिया था पिथौन को। तो इस प्रकार सिकंदर ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको बांट दिया था। उसके बाद आता है कि सिकंदर की जो भारत की जमीन पर, भारत के भूभाग पर जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी वो थी पाटिल राज्य के विरुद्ध। पाटिल राज्य के विरुद्ध सिकंदर ने भारतीय भूभाग पर अंतिम विजय प्राप्त की थी, और सिकंदर भारत में 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में 19 महीने भारत में रहा था। तो 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, और ये 2 नगर हैं हमारे। पहला नगर है बू केफला, जिसे झेलम नदी के तट पर बसाया गया था, और ये कहा जाता है कि ये जो नगर था बू केफला सिकंदर ने अपने घोड़े की याद में इस नगर की स्थापना की थी। दूसरा नगर है हमारा निकया नगर, और निकया नगर को विजयनगर भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि पोरस के जीतने के बाद, पोरस
के जीतने के बाद जब पोरस से सिकंदर जीत गया था, तो सिकंदर ने एक नगर की स्थापना करी थी, और ये नगर है हमारा निकैया नगर, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है। उसके बाद सिकंदर जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, तो सिकंदर जब भारत से वापस जा रहा था, तो 325 ईसा पूर्व में वापसी के समय सिकंदर की जो सेना थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक जो स्थल मार्ग से जा रही थी और दूसरी जो जल मार्ग से जा रही थी। तो जो जल मार्ग से सेना जा रही थी वापस, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था हमारा निर्याकस। मतलब सिकंदर की सेना दो भागों में विभाजित हो गई थी, और जो सेना जल मार्ग से वापस जा रही थी उस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे निर्याकस, और दूसरा भाग जो दूसरी सेना थी वो थी स्थल मार्ग से जा रही थी, और जो सेना स्थल मार्ग से जा रही थी उसका जो नेतृत्व किया जा रहा था वो किया जा रहा था क्रेटस के द्वारा। तो जब सिकंदर वापस जा रहे थे तो सिकंदर जल सेना के साथ नहीं स्थल सेना के साथ वापस जा रहे थे, और स्थल सेना के साथ वापस जाते समय स्थल मार्ग से वापस जाते समय बेबीलोन नामक क्षेत्र पर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 में। जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 में, उस समय सिकंदर 32 वर्ष के थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत से जाते समय जो सिकंदर का और क्षेत्र था उसको सिकंदर ने अपने 3 गवर्नरों के बीच में बांट दिया था। उनमें से एक गवर्नर था सेल्यूकस निकेटस। इनका एक गवर्नर था सेल्यूकस निकेटस। इस सेल्यूकस निकेटस के बारे में हम जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तब इनका आता है उल्लेख। उसके बाद आता है कि जब सिकंदर भारत में आया था तो सिकंदर के साथ भारत के यूनानियों के कुछ लेखक भी आए थे, जो थे हमारे जैसे जो प्रथम लेखक था यूनानी लेखक वो था एरिस्टोब्यूलस। और एरिस्टोब्यूलस जो लेखक था, इन्होंने जो जिस किताब की रचना करी थी वो थी युद्ध का इतिहास। तो युद्ध का इतिहास जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी एरिस्टोब्यूलस के द्वारा। और जो फिर हमारे जो दूसरे यूनानी लेखक आए थे वो थे ओनोसेक्रेटस। और ओनोसेक्रेटस ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी सिकंदर की जीवनी। तीसरे जो हमारे यूनानी लेखक हैं वो हैं निर्याकस। और निर्याकस ने जो बुक लिखी थी वो थी स्ट्रैब्रो और एरियन का विवरण किया था। और ये कहा जाता है कि जो निर्याकस थे यह सिकंदर की जो समुद्री सेना थी उसके एडमिरल थे। उसके बाद जब सिकंदर इतनी सारी लड़ाइयां लड़ रहा था उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, और इसी युद्ध की वजह से, इन्हीं लोगों के मर जाने की वजह से सिकंदर के खिलाफ कुछ महिलाओं ने शस्त्र उठा लिए थे। तो जो थी मशक-गण की, मतलब अश्वक राज्य की मशक-गण की महिलाओं ने, मतलब वो महिलाएं तो थी अश्वक राज्य की परंतु गण था मशक। तो मशक-गण की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र उठा लिए थे, और ये शस्त्र उठाए थे क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने जब भारत पर 326वां आक्रमण किया था, और जब सिकंदर 325 में भारत में 19 महीने रहने के बाद भारत से वापस जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर एक यूनानी आक्रमण था, और सिकंदर के इस आक्रमण से भारत में क्या क्या
बदलाव रहे थे या इस आक्रमण के क्या क्या परिणाम रहे थे, इन्हें एक बारी देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। पहला पॉइंट है हमारा, भारत और पश्चिम देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ गया था। मतलब जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उससे भारत के और जो पश्चिम देश थे उनके एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे, जिससे इन दोनों देशों या इन दोनों क्षेत्रों के साथ व्यापार बढ़ गया था आपस में। दूसरा आता है कि भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए थे। तीसरा पॉइंट है हमारा, व्यापार के लिए समुद्री व स्थलीय मार्ग खुल गए थे। जो व्यापार हो रहा था उस व्यापार के लिए समुद्री मार्ग व स्थलीय मार्ग भी खुल गए थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, भौगोलिक मार्ग में वृद्धि हो गई थी। मतलब लोगों की जो समझ थी वो भौगोलिक मार्ग को लेकर वो बढ़ गई थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर, जो यूनानी मुद्राएं थी उनके अनुकरण पर भारत में भी अलूक शैली के सिक्के ढाले गए थे। मतलब भारत में भी अलूक शैली के सिक्के चलाए गए थे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, कला व ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा था। सेवंथ पॉइंट है हमारा, गांधार व यूनानी कला शैली का विकास हुआ था। मतलब भारत में गांधार कला व यूनानी कला शैली का विकास हुआ था। एट्थ पॉइंट है हमारा, स्काईलैक्स जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए थे और स्काईलैक्स यूनानी ने ही भारत से पश्चिम देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। नाइन्थ पॉइंट है हमारा, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्टी नामक नई लिपि की खोज हुई थी। 10th पॉइंट है हमारा, ईरानी सिक्कों का प्रचलन हुआ था। मतलब ईरानी सिक्के शुरू हुए थे और वो ईरानी सिक्के थे हमारे सिंगलोई सिक्के। तो ये थे हमारे सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। जब सिकंदर ने 326 में भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में कुल 28 ऐसे क्षेत्र थे, 28 ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र थे। तो वो हमारे जो 28 स्वतंत्र राज्य थे वो हैं, पहला जो स्वतंत्र राज्य था वो था तक्षशिला, दूसरा था शूद्रक, तीसरा था पटलेन या फिर पाटल, और पाटल ही सिकंदर के द्वारा अंतिम, जहां पर विजय प्राप्त करी थी सिकंदर ने अंतिम क्षेत्र पर, वो था पाटल। और फोर्थ था हमारा पुरु, पांचवा था आस्पेशियन, छठा था नीसा, सातवां था गुरेअंस, आठवां राज्य है पिलुकेलाओटिस, नौवां राज्य है अस्केनोस, 10वां राज्य है अरसेट्स, 11वां राज्य है संबोस, 12वां राज्य है सौदराई, 13वां राज्य था अगलसोई, 14वां राज्य है सिबोई, 15वां राज्य है गांडारिस, 16वां राज्य है ग्लोगानिकाय, 17वां राज्य है ओसेडिओई, 18वां राज्य है मलोई, 9वां राज्य है मोसिकनोस, 20वां राज्य है आवसेटेनोई, 21वां राज्य है जाथ्रोई, 22वां स्वतंत्र राज्य है फैगेला, 23वां है अद्रेसप्तेई, 24वां राज्य है अभिसार, 25वां है कैथेयंस, 26वां है सोफाइट्स, 27वां है मसनोई और 28वां है आक्सीकनोस। तो ये थे हमारे वह 28 स्वतंत्र राज्य जो थे
जब सिकंदर ने भारत पर 326 में आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास जिसमें आज हमने ईरानी आक्रमण व यूनानी आक्रमणों के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।